तो पढ़ते हैं। पिछले पार्ट 1 में पढ़े थे 50 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आज दिल्ली पुलिस का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है विनय पिटक, बी ऑप्शन है अधिधम्म पिटक, और सी ऑप्शन है सुक्त पिटक, और डी ऑप्शन है दिव्यदान। तो इसमें अधिधम्म पिटक होगा। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बौद्ध के त्रिपिटकों में से एक है। अधिधम्म पिटक बौद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूप, विद्वत्पूर्ण सारांश व विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध का वास्तविक नाम क्या था? पहला ए ऑप्शन है सिद्धार्थ, बी ऑप्शन है चन्ना, सी ऑप्शन है शुद्धोधन, डी ऑप्शन है कथक। तो इसमें होगा कथक हो सिद्धार्थ, इसमें इनका हो जाएगा नाम, वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम देवी था। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। कथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? ए ऑप्शन है जैन धर्म, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन है शैव धर्म, और डी ऑप्शन है सिख धर्म। तो इसमें जो है महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, जिसमें हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप, और हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का नवीन रूप, और महायान संप्रदाय के लोग परोपकार पर विश्वास करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? मगधीश, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है प्राकृत, और डी ऑप्शन है पाली। तो पाली में किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म स्थल कौन से धर्म से संबंधित है? बी ऑप्शन है हिंदू धर्म, बी ऑप्शन है पारसी, सी ऑप्शन है जैन धर्म, और डी ऑप्शन है बौद्ध धर्म। तो इसमें हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगर इसकी व्याख्या देखते हैं कि त्रिपिटक पवित्र धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा जो है पाली भाषा है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। ए ऑप्शन है त्रिपिटक, बी ऑप्शन है विनय पिटक, सी ऑप्शन है अधिधम्म पिटक, और डी ऑप्शन है सुक्त पिटक। तो इसमें हो जाएगा विनय पिटक। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। बी होगा विनय पिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक की भाग को विनय पिटक के भिक्षुकों के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर, बोधित्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है हीनयान बौद्ध धर्म, और सी है सिख धर्म, और डी है महायान। तो इसमें महायान हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि बुद्धित्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्धित्व की आशय यानी 10 परमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करना। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
अनुसरण किए जाने वाले धर्म एक पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? जैसे कि पहला ऑप्शन है इस्लाम कुरान, बी ऑप्शन है सिख धर्म गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ साहिबा है, सिख का है जैन धर्म यानी उपनिषद, और डी है ईसाई धर्म बाइबल। इसमें से कह रहा है कौन सा असंगत यानी गलत है, तो इसमें जैन धर्म हो जाएगा, उपनिषद ये गलत होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, और ईसाई धर्म का पवित्र बाइबल है, जैन धर्म का आगम साहित्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पुत्र निम्नलिखित में से थे। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये उपगुप्त, उपाली, राहुल, आनंद। तो इसमें राहुल हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उपाली जो थे ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे, और आनंद जो थे गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे तथा उनके शिष्य थे। उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे। और 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है हर्षवर्धन, सी ऑप्शन है अशोक, और डी ऑप्शन है कनिष्क। तो इसमें अशोक हो जाएगा आपका। व्याख्या देखते हैं कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईसा पूर्व में मोगनिल पुत्सिक की अध्यक्षता में की गई थी। और 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण में से है? पहला ये ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन है हिंदू, और सी ऑप्शन है जैन, और डी ऑप्शन है राजपूत। तो इसमें हो जाएगा ये बुद्ध हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एक मूर्ति कला के उच्चतम उदाहरण में से है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में 1983 ईस्वी में शामिल हुई थी। और अजंता की गुफाएं चित्रकला और भारत के बौद्ध धर्म के लिए स्वर्ण युग में प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक यूनानी मेगास्थानीय निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में राजदूत था? तो ऑप्शन ए देखेंगे बिंबिसार, बी ऑप्शन होगा अशोक, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, और डी ऑप्शन है महापद्मानंद, और डी ऑप्शन महापद्मानंद। तो इसमें ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे कि मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में किया। इंडिका में उन्होंने मौर्य काल के दौरान भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा था। इंडिका को मौर्य समाज का दर्पण कहा जाता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। उसने पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला शासक था जिसने प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना
को पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ पालिश किए गए स्तंभों पर अंकित किया था? ऑप्शन है आपका अजातशत्रु, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है बिंबिसार और डी ऑप्शन है महापद्मनंद। तो ये अशोक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अशोक। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक ने अपनी पहली लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में फैलाने के लिए 14 जगहों पर शिलालेख उत्कीर्ण कराया था और सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जैसे अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी कैथलेयर ने की थी और अशोक के शिलालेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मणी और खरोष्टी है। अशोक के शिलालेखों में कुछ शिलालेखों में धार्मिक और सांस्कृतिक घोषणा शामिल है। अशोक के शिलालेखों से अशोक की नीतियाँ, प्रजा कल्याण के कार्यों और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अशोक के 5वें शिलालेखों में उन्होंने कहा था कि समस्त प्रजा, प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी, राजस्व का महाकलेक्टर निम्नलिखित में से कौन था? समाहर्ता की बी ऑप्शन है कि सनिर्धाता, किसी ऑप्शन है आमते, कि डी ऑप्शन है अंतपाल। तो ये होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा समाहर्ता हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता होता था और समाहर्ता के अन्य कार्य जो थे, सभी तरह के स्रोतों से करों का संग्रह करना, राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखना, राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना, जिले में प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? अगला एक ऑप्शन हो जाएगा कि ए जो होगा बृहद्रथ, बी ऑप्शन होगा नंद, सी ऑप्शन होगा प्रगोद और डी ऑप्शन होगा शिशुनाग। तो नंद ने किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी थी। मगध पर शासन करने वाले कुछ और राजवंश थे। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में हुए थे। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश जो था, इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व में इस वंश के राजाओं का विस्तार महाजनपद काल में हुआ था। अगला 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विद्रस, बी ऑप्शन हो जाएगा शालिक्सुक और सी ऑप्शन संप्रीति और डी ऑप्शन दशरथ मौर्य। तो इसमें विद्रस हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक विद्रस था। विद्रस के सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने उसकी हत्या वर्ष 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा देववर्मन, बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है शालिंगशुक। तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित घात अर्थात शत्रु का विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में इन्हें महान पिता
का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को बरकरार रखा था। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितने समितियों का द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 4। तो इसमें हो जाएगा 6। इसकी व्याख्या देखते हैं। पहली समिति उद्योग तथा शिल्पों का निरीक्षण करती थी और दूसरी समिति विदेशी कार्यों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जनगणना करती थी और चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। पांचवी समिति विक्रय की व्यवस्था तथा निरीक्षण करती थी। छठी समिति टैक्स वसूली करने की व्यवस्था करती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? तो पहला ऑप्शन ए है सतवाहन, बी ऑप्शन है मौर्यवंश मौर्य, सी है सुंग और डी है कुषाण। तो ये बनवाए थे मौर्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। भरहुल स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के राजा अशोक ने करवाया था। हालांकि इस स्तूप के कुछ हिस्से जैसे पाषाण, वेदिका एवं तोरणों का निर्माण सुंग वंश के राजा पुष्पमित्र सुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक गांव में है। इस स्तूप की खोज 1873 में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसमें जो है पहला ये ऑप्शन है कि टालमी, बी ऑप्शन है सेलुकस निकेटर, डी ऑप्शन है कैसेंडर। तो इसमें आपका सेलुकस निकेटर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया था। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन की अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सांची का महान स्तूप डैश द्वारा निर्मित कराया गया था। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है अशोक और सी ऑप्शन है हर्षवर्धन और डी ऑप्शन है बिंदुसार। तो इसमें अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी में इसकी व्याख्या देखते हैं कि सांची का महान स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक ने इस स्तूप को भगवान बुद्ध के अवशेषों को सहेजने के लिए बनवाया था। यह स्तूप बलुआ पत्थर से बना है तथा अर्ध गोलाकार संरचना में है। अशोक ने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कई स्तूप बनवाए थे और सांची का महान स्तूप भारत की सबसे प्राचीन तथा सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। महान स्तूप और सांची के अन्य बौद्ध स्मारकों को 1989 ईस्वी में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी। पहला स्वर्णगिरी, बी ऑप्शन है तक्षशिला, सी ऑप्शन है तोसली, डी ऑप्शन है उज्जैन। तो तोसली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन इसकी व्याख्या देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रांतों में बांटा गया था। पूर्व प्रांत की राजधानी तोसली, दक्षिणी प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी और उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। मौर्य साम्राज्य की शाही राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था। मौर्य साम्राज्य का समय काल लगभग 321 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व तक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है
कि बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन बिहार और डी ऑप्शन गुजरात। तो इसमें आपका हो जाएगा बिहार। बराबर की गुफाएं जो है बिहार में राज्य में स्थित है। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं कि बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। बराबर की गुफाएं बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में बनी हैं और बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं तथा नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में ही हुआ था। माना जाता है कि इसका निर्माण सम्राट अशोक ने तपस्वियों के लिए करवाया था। इन गुफाओं में से सुदामा तथा लोमस ऋषि की गुफाएं रॉक कट वास्तुकला के कुछ शुरुआती उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, बी ऑप्शन है गुप्त वंश, सी ऑप्शन है नंद वंश, डी ऑप्शन है शुंग वंश। तो इसमें ए हो जाएगा मौर्य राजवंश हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक को शिलालेखों का जनक माना जाता है। अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व में कालीन युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक ने आधुनिक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत उपमहाद्वीप पर शासन किया था। अशोक के काल में बनाया गया प्रतीक जिसे अशोक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक के आध्यात्मिक शिक्षक का नाम उपगुप्त था। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो महापद्मनंद, बी ऑप्शन घनानंद, सी ऑप्शन है अजातशत्रु, डी ऑप्शन है बिंबिसार। तो घनानंद इसमें आंसर हो जाएगा बी घनानंद। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर और पश्चिम में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसिडोनिया क्षत्रपों पर भी विजय प्राप्त किया था। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर तक है? तो ऑप्शन ए है इसमें ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है कनिष्ठ, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्ठ दोनों, डी ऑप्शन है कोई विकल्प सही नहीं है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्ठ दोनों। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की थी तथा कनिष्ठ कुषाण वंश का महान शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तर और पूर्व भारत के साथ साथ बलूचिस्तान, मैसूर और सौराष्ट्र भी शामिल था। कनिष्ठ का साम्राज्य तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। कनिष्ठ की पहली राजधानी पेशावर तथा मथुरा, पेशावर जो कि पाकिस्तान में, पेशावर तथा मथुरा में थी और कनिष्ठ ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्ठपुर नामक नगर बसाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है बिंदुसार। अगला देखेंगे ऑप्शन सी ऑप्शन देखेंगे। सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन है कोई विकल्प नहीं। तो इसमें सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी व्याख्या देखते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ा था। युद्ध के बाद हुई संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को अपने सारे प्रदेश सौंप दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एक समय स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ डैश, हाथी और शेर जैसे पशु आकृति से अभिव्यक्त किया गया था। पहला ऑप्शन है बैल, बी ऑप्शन है कुत्ते, सी ऑप्शन है घोड़े, डी ऑप्शन है बिल्ली। तो इसमें होगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बैल हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अशोक के शासनकाल में स्तंभ एक ही पत्थर से बनाए गए थे और उसके ऊपर बनी पशु आकृति भारतीय कला में प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी। इस स्तंभों में बौद्ध अवधारणाओं के लिए शिलालेखों के साथ साथ बैल, हाथी और शेर जैसी पशुओं की आकृति अभिव्यक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 79 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? पहला ऑप्शन है कि ग्रेनाइट, बी ऑप्शन है पत्थर, सी ऑप्शन है संगमरमर, डी ऑप्शन है ईंट। तो इसमें हो जाएगा पत्थर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी व्याख्या देखते हैं। अशोक के स्तंभ एक स्तंभ अर्थात एक ही पत्थर से तराशकर बनाए गए थे। इस स्तंभ को धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया गया था। यह स्तंभ आधार की तरफ से मोटे तथा ऊपर की तरफ क्रमशः पतले होते चले गए थे। इस स्तंभ के मुख्य भाग को लोट तथा ऊपरी भाग के हिस्से को शीर्ष कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है ये मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है म्यांमार से, सी ऑप्शन है चीन से और डी ऑप्शन है श्रीलंका से। तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दीपवंश और महावंश को श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। इस बौद्ध ग्रंथों से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी, बी ऑप्शन हो जाएगा इकोलॉजी, सी ऑप्शन समाजशास्त्र, डी ऑप्शन एपियोग्राफी। तो एपियोग्राफी राइट सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। शिलालेखों का अध्ययन एपियोग्राफी में किया जाता है। शिलालेखों को पूरा लेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 82 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो पहला ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराई थी और सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 83 नंबर क्वेश्चन है कि किसने धर्मकर्ता द्वारा विजय की नीति विकसित की? ए ऑप्शन है बिंदुसार, बी ऑप्शन है महेंद्र, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है बिंबिसार। तो ये होगा अशोक, सी ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अगला इसमें व्याख्या देते हैं। अशोक ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म वर्ष 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक वर्ष 268 ईसा पूर्व में, कुल स्रोतों में 272 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 84 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने
सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था? यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसकी व्याख्या देखते हैं। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध में एक भयंकर नरसंहार को देखते हुए लिया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इसकी व्याख्या पद्मनाभन के माध्यम से हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ था, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेशों उत्कृष्ट करवाकर अपने राज्यों के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया था, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो इसमें 8 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 16। तो इसमें होगा 14। व्याख्या देखते हैं। तो सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी हमें इन्हें 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले वर्ष 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। कुछ शिलालेख निम्नलिखित हैं, जैसे पहला शिलालेख पशु बलि पर प्रतिबंध था, समस्त प्रजा मेरी संतान है। द्वितीय जो था शिलालेख, इसमें मानव एक पशु चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्य, और इसमें और चोल पांड्य एवं शक्ति पुत्र व केरल पुत्र की चर्चा थी। तृतीय में जो थी प्रत्येक 5वें वर्ष राजकीय अधिकारी को दौरा कराने का आदेश था। और चौथा जो था अभिलेख, इसमें धर्म आचरण के भेरीनाद के माध्यम से धम्म का उद्घोष था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं? ए ऑप्शन है गुप्त वंश, बी ऑप्शन है मौर्य वंश, सी ऑप्शन है प्रतिहार वंश, सी डी ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश। तो इसमें जो है बी हो जाएगा आपका मौर्य वंश हो जाएगा। यानी व्याख्या, आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। अर्थव्यवस्था पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नए पद का निर्माण किया था। पहला ए ऑप्शन है समाहर्ता, बी ऑप्शन है राजुकास और सी ऑप्शन है बोधिसु और डी ऑप्शन है धम्म महामात्र। तो इसमें हो जाएगा कि डी ऑप्शन हो जाएगा धम्म महामात्र। इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नए पद धम्म महामात्र का निर्माण किया था। प्राचीन भारत में राजा की शासन व्यवस्था के अंतर्गत धम्म महामात्र नामक एक कर्मचारी की नियुक्ति होती थी। धम्म महामात्र का कार्य राजा में धर्मानुसार का निर्माण करने से था। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसकी। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है। शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन है अग्निमित्र, बी ऑप्शन है पुष्पमित्र, सी ऑप्शन है भागभद्र और डी ऑप्शन है देवभूति। तो बी ऑप्शन पुष्पमित्र हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने की थी। पुष्पमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की अंतिम सम्राट वेदरस की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्पमित्र शुंग मौर्य वंश में एक सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 185 से 73 ईसा पूर्व तक उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन किया था। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा थी। भरहुत स्तूप के निर्माण का श्रेय पुष्पमित्र शुंग को जाता है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उनकी मंत्री वासुदेव ने की थी। शुंग वंश के बाद कौरव वंश स्थापित हुआ। अगला देखेंगे क्वेश्चन।
89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन भारत में कुषाण की दूसरी राजधानी थी? तो ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है लाहौर और डी ऑप्शन है मथुरा। तो इसमें आपका हो जाएगा मथुरा, सही हो जाएगा। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। कुषाणों की पहली राजधानी फिरोजपुर थी, जो अब पाकिस्तान के पेशावर शहर में है। इसकी मूल निवासी स्थान चीन सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कुषाण ने पहली से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण एशिया में शासन किया था। कुषाण ने अपनी साम्राज्य में मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल किया था। कनिष्ठ ने संघ संवत की शुरुआत की थी। कनिष्ठ ने कश्मीर में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। कनिष्ठ ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह है, कनिष्ठ किस वंश के महान राजा थे? चोल वंश, शेर वंश, कुषाण वंश, चालुक्य वंश। तो कुषाण वंश के थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। कनिष्ठ कुषाण वंश के महान राजा थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कंडफिसेस थे। 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक था। कुषाण वंश के शासन कनिष्ठ के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? तो यह है, आगे देखेंगे। ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखते हैं। गौतम पुत्र सतकर्णी ने दक्कन के सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक रहा। उसने शंकों को हराया और पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने संघ शासक नहपान को हराया था। उन्होंने दक्षिण पथपति की उपाधि धारण की थी। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने 125वीं ईस्वी के आसपास सातवाहन क्षेत्र को उसकी पूर्व की महानता में बहाल किया? पहला ऑप्शन है गौतमी पुत्र, बी ऑप्शन है कृष्ण तृतीय, सी ऑप्शन है मिहिर भोज और डी ऑप्शन है राजा राज प्रथम। तो इसमें आपका हो जाएगा गौतमी पुत्र हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य को उसकी पूर्व की महानता से बहाल किया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सरकी, यवनों और पल्लवों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था। उसने सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म और दक्षिण भारत का रक्षण किया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता का नाम गौतमी बालाश्री था। उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमवी ने उनका उत्तराधिकारी संभाला था। गौतमी पुत्र सतकर्णी का शासनकाल लगभग 106 से 130 ईसा पूर्व तक रहा था। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह है, सतवाहनों के सतकर्णी प्रथम की राजधानी डैश थी? प्रभास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा अनाहिलारपुर, सी ऑप्शन होगा अनाहिलपट्टन और डी ऑप्शन होगा प्रतिष्ठान। तो इसका हो जाएगा प्रतिष्ठान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या देखते हैं। सतवाहन वंश की राजा सतकर्णी प्रथम की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सतवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी। यह औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसा है। सतवाहन वंश की राजाओं के ज़्यादातर अभिलेख और सिक्के महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के पास मिले थे।
सतवाहन वंश के राजाओं का मूल निवासी स्थान पश्चिमी भारत में था। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे और सतवाहन वंश के राजाओं को दक्कन में आंध्र भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 94 नंबर देखेंगे। 94 नंबर, गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजा का शासक था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पल्लव, बी ऑप्शन चालुक्य, सी ऑप्शन हो जाएगा शंग और डी ऑप्शन सतवाहन। तो सतवाहन का हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। गौतमी सतकर्णी सतवाहन वंश का शासक था। वह सतवाहन वंश का सबसे महान शासक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शंकु को हराया था। उन्होंने अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया था। वह सतवाहन वंश का पहला ऐसा राजा था जिसने अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम जोड़ा था। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किस शासकों द्वारा संरक्षित प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन मौर्य राजवंश, सी बी ऑप्शन सतवाहन राजवंश, सी ऑप्शन अनंत राजवंश और डी ऑप्शन वकाटक राजवंश। तो सतवाहन राजवंश हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सतवाहन राजवंश द्वारा संरक्षित प्राप्त हुआ था। सतवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था और अमरावती वास्तुकला को सतवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है कि सतवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन टक्का, बी ऑप्शन जितल और सी ऑप्शन पोटीन और डी ऑप्शन हो जाएगा निष्क। तो ये पोटीन हो जाएगा। तांबा और चांदी का मिश्रण को पोटीन कहा जाता था सतवाहन। अगला इसी में व्याख्या इसकी देखेंगे कि सतवाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाले तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन या पुट्टी कहलाता है। सतवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कसे तांबे, चांदी, पोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो पेशवा, बी ऑप्शन राजपूत, सी ऑप्शन सतवाहन और डी ऑप्शन पांड्य। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सतवाहन हो जाएगा। भारतीय राजवंश सतवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सतवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सतवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुक थे। सतवाहन वंश के शासकों ने तांबे, चांदी, शीशे, कांसे तथा पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सतवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था। सतवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। सतवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नरसिंहम वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता है, डैश राजवंश के शासक थे? चोल वंश पहला, बी ऑप्शन चालुक्य वंश और सी ऑप्शन पल्लव वंश और डी ऑप्शन सतवाहन वंश। तो इसमें हो जाएगा पल्लव वंश। इसकी व्याख्या देखते हैं कि नरसिंह प्रथम पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंह प्रथम ने 630 ईसा पूर्व से 668 ईसा पूर्व तक शासन किया था। नरसिंह प्रथम को मामल्लन महान पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। उनके शासनकाल में ही ममपल्लमपुरम महाबलीपुरम का निर्माण हुआ था। उनके शासनकाल में ही प्रसिद्ध पंचरथ का निर्माण हुआ था। नरसिंह प्रथम ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। उनके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वेनसांग ने कांचीपुरम का दौरा किया था और पल्लव वंश प्राचीन दक्षिण भारत का राजवंश था। इसने 4थे शताब्दी में कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया था और लगभग 600 वर्षों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्रों में शासन किया था। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन है कि 99 नंबर क्वेश्चन है कि पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन था?
तो ए ऑप्शन है सिंह विष्णु, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है नंदी वर्मन और डी ऑप्शन है महेंद्र वर्मन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिंह वर्मन। इसकी व्याख्या देखते हैं। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था और पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नंदी वर्मन तथा महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले समान था। ए ऑप्शन कदंबरों का, बी ऑप्शन पांड्यों का, सी ऑप्शन पल्लवों का, डी ऑप्शन राष्ट्रकूटों का। तो पल्लवों का होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का समान था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश के पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। आज के लिए इतना ही। 50-50 क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।